हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स इस लेसन का फर्स्ट हाफ पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ दिस लेसन। सो फार हम लोगों ने यूज़फुल माइक्रोब्स के बारे में जाना, जिनके नाम थे लैक्टोबैसिलाई, देन राइजोबियम एंड देन यीस्ट। यीस्ट के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। कुछ और फंगसेस या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ रेमेडीज़ के बारे में भी जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। डू यू नो often alcohol is produced along with sugar in sugar factories. Molasses is produced from sugarcane juice. It is rich in carbohydrates and molasses is fermented with the help of yeast called Saccharomyces. Saccharomyces नाम का ये जो yeast है, जिसके मदद से शुगर केन का जो लेफ़्ट ओवर पार्ट रहता है शुगर बनने के बाद, जो स्टेम से या जो बचे हुए मोलासेस से, उनको फर्मेंट करके अल्कोहल बनाया जाता है। इन दिस प्रोसेस इथेनॉल का केमिकल फार्मूला दिया हुआ है C2H5OH। इथेनॉल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड एस्टर एंड अदर अल्कोहल्स एज सेकेंडरी प्रोडक्ट्स। स्पिरिट ये एक्चुअली इथेनॉल का या अल्कोहल का अल्टरनेट नाम है। स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, उसके पीछे का एक रीज़न आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि इट इज़ अ स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। बिसाइड मोलासेस, maize, barley and other grains are also used for industrial production of ethanol। तो इथेनॉल सिर्फ शुगर मोलास से नहीं, लेकिन बाकी के भी ये जो मेज़, बार्ली और कुछ अलग टाइप के ग्रेन्स होते हैं जिनसे भी बनाया जाता है। Glucose and fructose, the sugars present in the grape juice, are also fermented with the help of yeast to produce the alcohol which is used for making wines। तो वाइन्स बनाने के लिए, ग्रेप वाइन बनाने के लिए भी यीस्ट का यूज़ किया जाता है। बायो रेमेडिएशन, हम लोगों ने यीस्ट के दो यूजेस तो देख लिए, अल्कोहल, वाइन वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन यीस्ट ये बायो दैट इज़ एनवायरनमेंट, रेमेडी मतलब क्योर करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैसे? तो यीस्ट यारोविया लाइपोलिटिका is used to absorb the toxins released during the production of palm oil and the heavy metals and minerals released in some other industrial processes। तो ये जो environmental पोल्यूशन है, जिसमें कुछ टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते वक्त, उनको, उन टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये यीस्ट यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है यारोविया लाइपोलिटिका। Then Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is used for absorption of a pollutant जिसका नाम है आर्सेनिक। एंड ऑयल स्पिल्स जब होते हैं सी या ओशंस में, जब भी ऑयल एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है तो बहुत बार वो स्पिल हो जाता है ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स। तो उसको क्लीन करने के लिए जो यीस्ट यूज़ किया जाता है उसका नाम है अल्कैनिवोरैक्स। इट इज़ बैक्टीरिया अल्कैनिवोरैक्स, जिसके मदद से किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देर आर मेनी यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स विच आर क्वाइट यूज़फुल फॉर अस, एंड उनके मदद से ना सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स को एज ए हेल्थ हम लोग यूज़ करते हेल्थ प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग एनवायरनमेंट के क्योर के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics। तो कुछ harmful microorganisms की ग्रोथ को रोकने के लिए, हमें डिजीज़ फ्री करने के लिए बैक्टीरिया और फंगाई कुछ टाइप के होते हैं जिनमें से कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन किए जाते हैं और उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। एग्जैक्टली एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, बट हियर एंटीबायोटिक्स, a discovery of the 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like tuberculosis, TB, has been almost completely eradicated from some countries. Antibiotics mainly act against bacteria
and some antibiotics can destroy protozoa. तो 20th सेंचुरी की ये बहुत बड़ी देन है एंटीबायोटिक्स। टीबी जैसा, ट्यूबरकुलोसिस जैसा डिजीज़ जो काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से दुनिया के ऊपर छाया हुआ था, उसको बहुत सारे कंट्री से इरेडिकेट मतलब ख़त्म किया गया एंटीबायोटिक्स के यूज से। एंड एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। उसका यूज़ करके बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत सारी डिजीज़ से छुटकारा पा चुकी है। सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, तो उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। बेसिकली हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स को हम लोग सिम्टम्स बताते हैं कि हमें क्या हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा डिजीज़ हुआ है डॉक्टर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त पे जो एंटीबायोटिक हमें दिया जाता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जो एक वक्त पे काफ़ी सारे बैक्टीरियाज के ऊपर असर करेगा। तो एग्जाम्पल्स आर एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। अगर आप आपके घर पे देखोगे कहीं ना कहीं पे आपको कोई तो अमॉक्सिसिलिन की बॉटल मिल जाएगी। When the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, तब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। बट whenever a pathogenic microorganism is definitely known, मतलब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि हाँ ये जो डिज़ीज़ का, ये जो आपके सिम्टम्स है ये इस पर्टिकुलर डिजीज़ के मुझे लग रहे, तो लेट्स गो विथ अ ब्लड चेकअप। तो डॉक्टर ब्लड चेकअप करने के बाद जब पता चलता है कि इस पर्सन को पर्टिकुलरली ये डिज़ीज़ है और पर्टिकुलरली पता होता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये डिज़ीज़ है, तब नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा। इनमें से पेनिसिलिन के बारे में जानते हैं। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। तो डोंट गेट कंफ्यूज, फंगस का नाम है पेनिसिलियम और एंटीबायोटिक या मेडिसिन का नाम है पेनिसिलिन, and is used for controlling the infections caused by bacteria like Staphylococci, Clostridia, Streptococci, etc. तो कुछ बैक्टीरियाज है, इनके खिलाफ ये लड़ता है। Medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of the ear, nose, throat, and skin, as well as diseases like pneumonia and स्कारलेट फीवर। तो ये दो सीवियर डिजीज़ेस पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी हुआ करती थी कि इनसे ठीक होना मुश्किल, नामुमकिन के बराबर था। लेकिन पेनिसिलिन के इस डिस्कवरी के बाद शायद ये चीज़ें आसान हो गई है कि इन इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते। तो कौन ऐसे पर्सन थे जिनने हमें ये पेनिसिलियम से ऑब्टेन करके दिया? तो देखते हैं इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, a professor of microbiology at St. Mary's Hospital, had cultured varieties of bacteria and fungi in petri dishes in his laboratory. तो लेबोरेटरी में ग्लास की बनी हुई कुछ डिशेस होती है, ऑब्जर्वेशन करते हैं उनमें रख के बैक्टीरियाज या फंगाई का, उनको पेट्री डिशेस कहा जाता है। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर थे सेंट मेरीज हॉस्पिटल में, उन्होंने ये पेट्री डिशेस रखी हुई थी। On 3rd September 1928, while observing Staphylococci cultures, he made an interesting observation in one petri dish. तो एक दिन 3rd सितंबर 1928 उस डेट को जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे स्टाफाइलोकोका, ये मतलब जो बैक्टीरिया है उसको, तब उनके ध्यान में कुछ बात आई। In that petri dish, fungal colonies had grown, but the area around those colonies was clean and clear. That is, bacteria had actually been destroyed. तो वो स्टैफिलोकोकाई जो पेट्री डिश में, जिस पेट्री डिश में था, वो स्टैफिलोकोकाई के उस पेट्री डिश में एक फंगस की कॉलोनी, फंगस का ग्रुप बन गया था, और उस फंगस की वजह से ये जो बैक्टीरिया था, हार्मफुल बैक्टीरिया, ये डेड हो गया था, ये क्लीन हो गया था। After further studies, he confirmed that the fungus growing there was penicillium, and its secretion had destroyed the bacterial colonies. Thus, the first antibiotic, penicillin, had been discovered accidentally, and this formed the basis for attempts to find cures for incurable diseases.
ऐसे कहा जाता है कि दुनिया की बहुत सारी इन्वेंशंस जो है वो इन्वेंशंस एक्सीडेंटली हो गई है। एंड ये उसमें से एक इन्वेंशन था कि जहाँ पे पेनिसिलिन जैसे एक लाइफ सेविंग जो एंटीबायोटिक है उसका डिस्कवरी हुआ था। एंड ये इस डिस्कवरी के बाद फंगसेस या बैक्टीरिया, यूज़फुल फंगसेस और बैक्टीरिया हार्मफुल फंगसेस के खिलाफ हम लोग यूज़ करके जो इनक्यूरेबल डिजीज़ है उनके लिए भी क्यूअर्स ढूंढ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पे साबित हो गया। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं, आप एंटीबायोटिक्स की बोतल घर पे लेके आते हो या मेडिसिन दवाई लेके आते हो और 1-2 डोसेज लेने के बाद आप लोग सोचते हो कि अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, तो अभी मुझे खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दूँ कि एंटीबायोटिक्स को लेते वक्त अगर डॉक्टर ने आपको वो प्रिस्क्राइब किए हैं तो आपको कुछ कॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस या कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। तो अगर कोई आपको बोलता है कि ये दवाई इसी डिजीज़ के लिए अच्छी है तो आप मेडिकल स्टोर में जाके वो परचेस करोगे, सो दैट इज़ रॉन्ग। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तभी आपको एंटीबायोटिक्स लेने हैं। डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। Don't consume antibiotics on your own to treat common diseases like a throat infection, common cold और influenza। उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो हो सकते हैं, तो खुद से ही वो ट्रीट करने की कोशिश मत करो। डॉक्टर बनो, लेकिन डॉक्टर प्रॉपर डिग्री लेके बनो। कम उम्र में हमें वो सारी चीज़ें जो प्रॉपर नॉलेज के बिना हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। Even if you feel well before completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it। ठीक भी लगे अगर 1 या 2 डोसेज लेने के बाद, फिर भी हमें कोशिश करनी कि वो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। एंड डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वर यूजफुल टू यू, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इम्यून सिस्टम, पर्सन टू पर्सन डिजीजेस, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। इसीलिए किसी को भी कोई भी एंटीबायोटिक खुद से सजेस्ट मत करो। ओके, नाउ लेट्स सी सम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। Fungi. Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is sufficient moisture, spores germinate on cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. And the fungal hyphae is the fibers of the fungus. They penetrate deep into the material to obtain nutrition and to reproduce। तो बेसिकली एयर में फंगस के माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ह्यूमिड कंडीशंस होती है, मॉइस्चर जब होता है एयर में, उस सफिशिएंट मॉइस्चर में ये जो स्पोर्स होते हैं, ये कॉटन फैब्रिक, गनी बैग्स, ट्रैवल बैग्स होती, लेदर, वुडन आइटम्स, इनके ऊपर ये बैठ जाते हैं ये जो स्पोर्स होते, एंड दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग देयर हाइफे। उनके थ्रेड जो फाइबर्स होते हैं फंगस के, वो डीप इनसाइड दैट पर्टिकुलर मटेरियल वो जाना शुरू करते हैं टू ऑब्टेन अ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के लिए भी। दिस कॉजेज द मटेरियल टू वियर एंड बिकम वीक। इससे होता ये है कि हमारी ये जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं ये ख़राब होने लगती है, वीक होने लगती है, वियर होने लगती है। एज अ रिजल्ट गनी बैग्स, लेदर आइटम्स लाइक शूज़, पर्सेस, बेल्ट्स एट्सेट्रा ऑन विच फंगाई हैव ग्रोन डू नॉट लास्ट लॉन्ग। तो इसीलिए ये जो लेदर वगैरह की चीज़ें जो होती है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती, क्योंकि ये फंगस के वजह से ख़राब होती है। वुडन आइटम्स ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड। तो various species of fungi grow on food items like pickles, muramba, then jam, sauce, chutney etc. कभी कभी कुछ दिनों तक रहता है फूड हमारे घर का, तो आप देख पाते हो उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का एक फंगस का लेयर आ जाते हैं। They use the nutrients in these food items for growth and reproduction. During this activity, fungi release mycotoxins. Now यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सर्टन पॉइजनस केमिकल्स, माइकोटॉक्सिन्स, ये जो फूड में वो रिलीज़ करते हैं फंगसेस, जिसके वजह से फूड बिकम्स पॉइजनस एंड हेंस द फूड ऑन विच फंगाई हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। दे विल डेफिनेटली कॉज फूड इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से डेफिनेटली हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसीलिए ये फंगल जो फंगसेस होती है या फंगाई जो होते हैं वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में
काउंट किए जाते हैं। कुछ फंगस, कुछ फंगाई यूज़फुल भी होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी अभी देखा। देन अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, viruses, protozoa and fungi are also responsible for different diseases that affect human beings. You have learnt about viruses which are smaller than bacteria and can grow and reproduce only in living cells. तो आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था और जिनका आपके बुक में ना इस लेसन के नीचे एक चार्ट भी दिया हुआ है. यू मस्ट गो थ्रू दैट चार्ट वंस. एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम. यस, क्लॉस्ट्रीडियम. समटाइम्स cases of food poisoning occur during community feast. How does the food become poisonous all of sudden? कभी कभी कोई तो जगह पे जैसे हम लोग बोलते हैं कि लंगर लगा हुआ है या कहीं कहीं शादियों में या कहीं कहीं जब भी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती है, ऑल ऑफ सडन जो फूड होता है ना वो पॉइजनस मतलब पूरा उसमें कोई पॉइजन नहीं डालता है. बेसिकली उसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं जो उस फूड को ख़राब मतलब ईटेबल नहीं रहने देते. The bacteria which spoil cooked food are Clostridium. Out of about 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil whereas some live in the alimentary canal of humans and other animals. तो human being के other animals के alimentary canal में भी ये रहता है, ये वाला जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम. लेकिन होता ये है कि ये बॉडी में उतना एक्टिवली नहीं रहता प्रेजेंट, लेकिन उसको जब एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, उसको पता है कि इस एटमॉस्फेयर में मेरी ग्रोथ होने वाली है, तो उस एटमॉस्फेयर में ये ग्रो करने लगता है. These bacteria are rod-shaped and produce bottle-shaped endospores in adverse condition. तो ये खुद रॉड शेप के होते हैं लेकिन उनका एंडोस्पोर्स बॉटल शेप का वो बनाते हैं. एडवर्स कंडीशन में उनके लिए जब वो कंडीशंस फेवरेबल होती है, हमारे लिए वो एडवर्स हो जाती है. One special characteristic of this bacteria is that they cannot withstand a normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic condition. हाँ, तो अब समझ में आया कि बेसिकली ये जो फीस्ट वगैरह होते हैं इनमें क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. होता ये है कि जब हम लोग कम्युनिटी फीस्ट में एक वक्त पे बहुत सारे लोग जब जमा होते हैं तो उस जगह पे थोड़ा सा तो ऑक्सीजन लेवल जो एक्सपेक्टेड है वो कम ही रहता है. गर्मी होने लगती है, मंडप में वगैरह होते हैं तो एंड फिर ऐसे कंडीशंस में जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब ये क्लॉस्ट्रीडियम बढ़ने लगता है. तो हमारी जब नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होती है तो उस कंडीशन में ये ग्रो नहीं कर पाता बिकॉज दे ग्रो इन अनएरोबिक कंडीशन. तो क्लॉस्ट्रीडियम ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे बॉडी में फूड पॉइजनिंग को मतलब रीज़न फूड पॉइजनिंग का हो सकता है. ओके, तो इस लेसन में हम लोगों ने कुछ यूज़फुल कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जिनके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग अगले स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं.